के असल असबाब बयान करते हुए एक वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बनु उमैया की तारीख को बयान किया था, जिसके बाद बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं बनु अब्बास की बादशाहत को भी बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन करूं। तो इसी डिमांड पर आज का ये वीडियो इस 500 साल तारीख को मुख्तसर तौर पर बयान करने जा रहा है। पर इससे पहले आप ये समझ लें कि बनु अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे लेक्चर में आ रहे हैं हंसी टीवी, इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बनु अब्बास यानी बनी उमैया के बाद जो हुकूमत मतलब आई थी बनु अब्बास की थी, और उससे पहले सहाबाओं की थी, यानी इमाम हसन हुसैन के बाद बनी उमैया थी, बनु अब्बास। इस तरह से मामला बनता चला गया है। और उससे ऊपर अगर जाएंगे, इमाम हसन हुसैन के बाद सहाबाओं की हुकूमत थी, मतलब खलीफा बन के, यानी कि हज़रत सब नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, इमाम हसन हुसैन के मामला नीचे आके चला गया। फिर बनी उमैया बनी, फिर बनु अब्बास बनी। तो आज हम बनु अब्बास के पूरा इतिहास जानेंगे। ये हुकूमत कब बनी, कैसे बनी, किस तरह से बनी, क्या ये इस्लामी तारीख में है या नहीं है, या जो भी मामला है इसका पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो थोड़ा लंबी है दोस्तों, हो सकता है ये कई पार्ट में बने, तो हम पूरा इतिहास ज़रूर जानेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है बनु अब्बास की हुकूमत का। तो आइए हम पूरा पूरा वीडियो देखते हैं और जो भी सच्चाई हकीकत है उसको जानेंगे, समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वाक़या करबला के असल असबाब बयान करते हुए एक वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बनु उमैया की तारीख को बयान किया था, जिसके बाद बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं बनु अब्बास की बादशाहत को भी बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन करूं। तो इसी डिमांड पर आज का ये वीडियो इस 500 साल तारीख को मुख्तसर तौर पर बयान करने जा रहा है। पर इससे पहले आप ये समझ लें कि बनु उमैया की तारीख इस्लामी तारीख है, क्योंकि इस ज़माने के अंदर सहाबा ताबईन यानी सहाबा की औलादें जिंदा थी। लेकिन दूसरी तरफ बनु अब्बास का ज़माना इस्लामी तारीख नहीं है, बल्कि सिर्फ तारीख है, क्योंकि ये 137 हिजरी के बाद शुरू होती है और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला 105 हिजरी के अंदर फौत हो चुके थे। बनु अब्बास की हुकूमत मंगोलों के दौरे हुकूमत यानी 12वीं और 13वीं सदी तक जारी रही, जो कि ज़्यादातर तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई है। आज की वीडियो के अंदर बयान की गई यह तारीख ज़्यादातर तारीख इब्ने कसीर से ली गई है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसको कोई इस्लामिक अकीदा समझकर ना देखें, क्योंकि हदीस की किताबों के अंदर इसका जिक्र मौजूद नहीं, बल्कि ये सिर्फ तारीख है जिसके अंदर गलतियों के काफ़ी हद तक चांसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 92 साल के बाद यानी 750 ईस्वी के अंदर बनु उमैया की हुकूमत खत्म होने के बाद बनु अब्बास की बादशाहत का आगाज हुआ, जो कि 1258 तक कायम रही, यानी 508 साल। इन 508 सालों को हम मुख्तसर लेकिन सीक्वेंस के साथ, अहम तरीन वाक़यात के साथ इंशाअल्लाह ऐसे समझेंगे कि आप इसे दोबारा कभी ना भूल पाएं। बनु उमैया का आखिरी बादशाह था मरवान बिन मोहम्मद मरवान। बनु अब्बास खानदान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से था। इनका दावा था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार होने के नाते खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं। उमवी खिलाफत के आखिरी दौर के अंदर उमवी हुक्मरानों की ऐश परस्ती, नाइंसाफ़ी और मुख्तलिफ कौमों खसूसन गैर अरबों या अजमी कौमों के साथ बुरे सलूक ने इनको बहुत नाराज़ कर रखा था। अब्बासियों ने उमवी खिलाफत के खिलाफ अपनी तहरीक के अंदर शियों और दीगर नाराज़ ग्रोहों को शामिल किया, और ये तहरीक खास तौर पर ईरान, इराक और खुरासान के इलाकों के अंदर काफ़ी मजबूत हुई, जहाँ पर उमवी हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा पाया जाता था। बनु अब्बास ने खुरासान को अपनी तहरीक का मरकज़ बना लिया। यहाँ पर अबू मुस्लिम खुरासानी को तहरीक की क़यादत सौंपी गई, जो कि एक इंतहाई काबिल और करिश्माती रहनुमा था। उन्होंने उमवी हुकूमत के खिलाफ कई सालों तक खुफिया मनसूबाबंदी की, और यह तहरीक शुरू में रज़ाए आले मोहम्मद के नाम पर चलाई गई, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के किसी फर्द को खिलाफत पर लाया जाए। लेकिन हुकूमत मिलने के बाद ये लोग खुद हुकूमत पर काबिज हो गए। बनु अब्बास ने अपनी हुकूमत के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम और इनकी नस्ल को आगे रखकर अपनी हुकूमत को कायम रखा, लेकिन साथ साथ इन पर बनु उमैया से भी ज्यादा जुल्म किए। 747 ईस्वी के अंदर अबू मुस्लिम खुरासानी ने उम्मी हुकूमत के खिलाफ जब बगावत का आगाज किया, तो इस बगावत को खुरासान, कूफा और दीगर इलाकों के अंदर अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल हुई और अबुल अब्बास को मुत्तफिका तौर पर बादशाह चुन लिया गया। बनु अब्बास बादशाहत का बानी भी इन्हीं को कहा जाता है। ये 129 हिजरी का वक्त है जब अबुल अब्बास की हुकूमत खुरासान यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बलोचिस्तान तक थी, और यहाँ पर ईरानी यानी गैर अरब मौजूद थे, और यहाँ से ये बगावत बढ़ते बढ़ते इराक तक पहुंची, और वहां से कब्जा करने के बाद उस वक्त के उम्वी बादशाह मरवान बिन अब्दुल मरवान को कत्ल कर दिया गया, और ये अपनी जान बचाकर अफ्रीका चला गया था, लेकिन लोगों ने इसको वहां पर पकड़कर कत्ल कर दिया, और अबुल अब्बास ने तमाम मुसलमान सल्तनत पर कब्जे का ऐलान कर दिया। हुकूमत मिलने के बाद अबुल अब्बास ने अहले बैत पर जुल्म करने और बनु उमैया की ज्यादतियों की वजह से बदले की आग के अंदर इतना जल गया कि हर हद को क्रॉस कर गया। यूं कहें कि बदले की आग के अंदर अंधा हो गया। इसने बनु उमैया के एक एक लीडर को खत्म कर दिया और एक बच्चे को भी जिंदा ना छोड़ा।
यहाँ तक कि इनके मर चुके आबा व दाद की मैयतों को कब्रों से निकाल निकाल कर इनकी लाशों को टांग दिया, इनकी लाशों पर दफ्तर खान बिछाकर खाना खाया, इनकी लाशों को जला दिया और जो लाश अभी तक जिंदा थी इसको कोड़े लगवाए। अबू मुस्लिम खुरासानी अबुल अब्बास का राइट हैंड था जिसने इस हुकूमत को हासिल करने के लिए तकरीबन 6 लाख लोगों को कत्ल किया। सल्तनत बनु अब्बास की असल मदद खुरासान और इराक के लोगों ने की थी और इसलिए शाम दमिश्क की बजाय इसने अपना कैपिटल इराक के शहर अंबार के अंदर ही बना लिया। एक नया शहर हाशमिया बनाकर यह कैपिटल वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। बनु उमैया के दौर के अंदर पूरे मुस्लिम अंपायर पर एक ही हुकूमत थी, लेकिन बनु अब्बास के दौर के अंदर ऐसा नहीं हो सका। एक सेंट्रल हुकूमत कहीं पर भी कायम नहीं हो सकी। साल 751 ईस्वी के अंदर जब अरब कौम आपस की इन्हीं जंगों के अंदर मसरूफ थी और इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने तुर्किस्तान की सरहद पर कब्जा करने की कोशिश की, और जब अब्बासी खलीफा को इसकी खबर हुई तो चीन और अब्बासी खलीफा के दरमियान एक जंग हुई जिसको जंग तालास कहते हैं। और इस जंग के अंदर चीनियों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और दोबारा यहाँ पर चीनियों की कोई हुकूमत कायम ना हो सकी। जब अबुल अब्बास ने बदले की आग के अंदर एक एक बनु उमैया के शख्स को कत्ल करना शुरू किया, तब एक शहजादा अब्दुर्रहमान बिन मुआविया बिन हशाम अपने खानदान समेत जान बचाकर किसी तरह से अफ्रीका के जंगलात से होता हुआ स्पेन पहुंच गया, जहां पर पहले से इनकी हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पर खाना जंगी और बगावत चलती रहती थी। रास्ते में इसके घर वालों को तो बनु अब्बास की फौज ने मार दिया, लेकिन यह जान बचाकर स्पेन पहुंचा तो हुकूमत इसके हवाले कर दी गई। साल 136 हिजरी के अंदर अबुल अब्बास की भी वफात हो गई, जिसके बाद इसके नामजद जानशीन इसके भाई अबू जाफिर मंसूर को हुकूमत दे दी गई। ये वो बंदा था जिसने बनु अब्बास की हुकूमत को मजबूत किया और एक असल हुकूमत का निजाम नाफिज किया, यानी हुकूमत की जड़ों को मजबूत किया, क्योंकि यह इंतहाई ज़हीन और अवाम का दर्द रखने वाला शख्स था और साथ साथ हुकूमती मामलात के अंदर गफलत पर किसी को माफी भी नहीं देता था। साल 136 हिजरी से 158 तक यानी 20 साल तक इसने हुकूमत की और बहुत ही सादा जिंदगी गुजारी। इसी ने बगदाद शहर की बुनियाद डाली और इसको इतना ट्रेडिशनल और इतना खूबसूरत और इल्म का शहर बना दिया कि दुनिया आज भी इस बगदाद को इल्म के शहर और इस दौर को गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के नाम से जानती है। इस शहर की बुनियाद डालना दरअसल अबू जाफिर मंसूर का ही कारनामा है, जिसने दुनिया भर के टैलेंट को यहाँ पर जमा करके इस शहर के अंदर बसा दिया। और आज के दौर के अंदर जो मकाम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज यानी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड को हासिल है, उस वक्त के अंदर ये स्टेटस बगदाद के अंदर मौजूद दारुल हिकमा को हासिल था। और इस शहर की आबादी उस दौर के अंदर भी 20 लाख तक पहुंच गई। बनु उमैया के दौर के अंदर सिर्फ ज़बानी इल्म ट्रांसफर होता था, लेकिन इसने इन तमाम को किताबी शक्ल दिलवाई और दुनिया की हर जबान के अंदर जो कि उस वक्त मौजूद थी उसका अरबी में तर्जमा करवाया। और इसी इल्म की वजह से ये रिसर्च और खोज अपनी इंतहा को पहुंच गई। मजहबी स्कॉलर्स भी उस दौर के अंदर अपनी खोज और रिसर्च करते रहे, जिसके अंदर काबिल जिक्र नाम इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के हैं, जिन्होंने हदीस की सबसे पहली किताब मोता इमाम मालिक लिखी और तमाम इस्लामी मसाइल एक ही जगह पर जमा हो गए, जो कि क़यामत तक इंशाअल्लाह उम्मत की रहनुमाई करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ स्पेन के अंदर भी उम्वी शहजादा अब्दुर्रहमान वक्त के साथ साथ मजबूत होता गया। अबू जाफिर के दौर के अंदर भी कई मरतबा बगावत हुई और सबसे बड़ी बगावत उस वक्त हुई जब अबू मुस्लिम खुरासानी को खुद अबू जाफिर ने कत्ल करवा दिया, और सिर्फ इसी वजह से कि इसका असर और रसूख हुकूमत के अंदर काफी बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ बगावत करने वाले लोग जो ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत के असल वारिस बनु अब्बास नहीं बल्कि हजरत अली की नस्ल से होने चाहिए थे। अबू मुस्लिम खुरासानी भी इसका हामी था, लिहाजा अबू जाफिर को मुस्लिम खुरासानी से बगावत का बहुत खतरा था। अबू मुस्लिम खुरासानी क्योंकि अजमी थे, अरबी नहीं थे, लिहाजा इनके खानदान के लोग अजमी मुसलमान इकट्ठे होकर इसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन यह बगावत कामयाब ना हो सकी। दूसरी मरतबा हजरत हसन की नस्ल से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने हिजाज यानी मौजूदा मक्का मदीना के अंदर बगावत शुरू की, लेकिन अबू मंसूर ने इनको कत्ल करवा दिया। अब्दुल्ला के बाद इनके भाई इब्राहिम ने भी बगावत की कोशिश की, लेकिन इनको भी अबू जाफिर ने कत्ल करवा दिया। इसके बाद भी कई बगावतें हुई, लेकिन सबको अबू मंसूर ने कुचल दिया। इन बगावतों के बाद इसने रूमी फौजों से भी जंग शुरू की और साल 125 हिजरी तक इसने इनकी फौजों को इतना पसपा कर दिया कि रूमी फौजें जजिया देकर माफी मांगने पर मजबूर हो गईं। बनु अब्बास के लोगों ने भी बनु उमैया की तरह अहले बैत को जीने नहीं दिया। इमाम अबू हनीफा को जेल के अंदर डलवाकर इनको कोड़े मरवाए कि हमारी हुकूमत का हिस्सा बन जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी वफात तक मुसलसल इनकार ही किया। इमाम मालिक को कोड़े मरवा मरवा कर इनका कंधा तुड़वा दिया। इमाम शाफी को काल कोठरी के अंदर डाल दिया और इमाम अहमद बिन हंबल को भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो हमने देखा बनु उमैया के बारे में, जो जाना हमने कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या मामला रहा बनु अब्बास का। दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह ने चाहते इसके आगे के बारे में जानेंगे कि बनु अब्बास की जो हुकूमत थी वो आगे कैसी चली। फिलहाल तो ये आपने देखा कि बनु उमैया के बाद बनु अब्बास, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह ने चाहा तो जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसकी सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा, उसका आगे का मामला क्या रहेगा, और इंशाल्लाह तो जल्दी लेके आऊँगा। देखते रहिएगा, तब तक हमारे चैनल को। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।